हाय गाइस दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की अगली क्लास नेक्स्ट क्लास के बारे में चौथी क्लास के बारे में नया टॉपिक है सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान। आप लोग डेली पढ़ते भी होंगे, नोट्स औपचारिक तरीके से आप बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है दोस्त साथी, आप लोग के लिए मैं नए टॉपिक पर आज कार्यप्रणाली एवं सोपान के बारे में बताएंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने में सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन में निम्न सोपानों का प्रयोग किया गया है। सतत मूल्यांकन में अनेक प्रकार के सोपानों का जो है प्रयोग किया गया है। तो पहला है उद्देश्य की व्याख्या। क्या है? उद्देश्य की व्याख्या। जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया हो उसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, उसका पूरा क्लियर व्याख्या किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है परिस्थिति का ज्ञान। विद्यार्थी को ऐसी परिस्थिति में रखा जाना चाहिए जहां से वांछित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, अर्थात यह परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहार की अभिव्यक्ति में सहायता कर सके। प्रविधि का प्रयोग। तीसरा पॉइंट है प्रविधि का प्रयोग। बालक में हुए व्यवहारिक परिवर्तन को जानने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। बालक का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन जानने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का क्या किया जाता है? ज्ञान का प्रयोग किया जाता है या प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उसका चयन कैसे करेंगे उसके बारे में अगला पॉइंट है चौथा। परिस्थिति का ज्ञान हो जाने के पश्चात उन प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के इच्छित व्यवहार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें। कहने का मतलब उनके इच्छा अनुसार जो उनका व्यवहार करता है उसके संबंध में अगर विद्यार्थी के समक्ष कोई प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो इसमें मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में निष्कर्ष निकालना। क्या करना? निष्कर्ष निकालना। इसमें निष्कर्ष निकालने में निम्न बातों का क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत कक्षा के उच्चतम एवं निम्नतम प्राप्तांक। कक्षा के उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांक। दूसरा है कक्षा के उच्चतम औसत प्राप्तांक। तीसरा है कक्षा के विशिष्ट छात्र की स्थिति क्या है, जो स्पेशल छात्र हैं उनकी स्थिति कंडीशन क्या है छात्रों की कक्षा में। क्या किसी छात्र ने अपनी योग्यता से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर लिया है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी छात्र की पाने की क्षमता 100 नंबर में कितनी है? 60 नंबर पाने की उसकी क्षमता है। अब उसको दे दिया कितना? 95। तो यह जो है चेक किया जाएगा, पता किया जाएगा किसी छात्र ने अपनी योग्यता से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर लिया है या तो नंबर के बारे में है। जैसे मान लीजिए और समझिए कोई छात्र है उसको मान लीजिए सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, थर्ड मान लीजिए क्या है वह थर्ड डिवीजन पाने के लिए वह योग्य था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? ला करके फर्स्ट पे उसको क्या कर दिया गया? फर्स्ट पे ला कर दिया गया। तो यह भी
निष्कर्ष निकाला जाए। भाई अगर वो पाने के लिए फर्स्ट कंडीशन पे नहीं था तो उसको क्यों लाया गया, यह भी निष्कर्ष होना चाहिए। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में यदि एक विषय का मूल्यांकन किया जा चुका है, अगर किसी विषय का मूल्यांकन किया जा चुका है तो उसी समस्या से संबंधित अन्य पहलुओं का भी उसी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अगर किसी विषय का मूल्यांकन आप कर चुके हैं तो उसी समस्या से संबंधित अन्य पहलुओं का भी उसी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा कारणों का पता लगाया जा सकता है कि किसी विद्यार्थी के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, किसी विस्तृत व्याख्या का भी समाधान किया जा सकता है। तो का विश्लेषण, इसके अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। जो डाटा हमको प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या डाटा सही है कि नहीं। यह पता लगाया जाता है कि उसके कारण कितनी मात्रा में प्रगति हुई, कितना चेंजिंग हुआ है उसके कार्य में, और उसका कारण पता करना मुझे जरूरी रहता है। वजह क्या है कि वह गलत तरीके से तो आंकड़ा तैयार नहीं किया गया है, या आंकड़ा गलत तरीके से नहीं उसको मिला है, इसलिए इसका एनालिसिस किया जाता है। फिर प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन, प्राप्त साक्ष्यों का क्या किया जाता है, विवेचन। जब प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तथा साक्ष्यों को अभिलेखों में दर्ज किया जाता है तो इसका क्या किया जाता है, विवेचन करना भी आवश्यक होता है। क्या करना होता है, विवेचन करना भी आवश्यक होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह, क्या है यह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब उनके अभिलेखों में जो दर्ज है, उनके साक्ष्य जो अभिलेखों में क्या है, दर्ज है, उनका विवेचन करना भी आवश्यक होता है। विपक्ष, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। कैसा परिवर्तन लाना, वांछित परिवर्तन लाना होता है। व्यवहार और व्यक्तित्व का घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। व्यवहार और व्यक्तित्व का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। अब क्या है, बच्चों द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं उनके दो रूप होते हैं। बच्चों के द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं उनके दो रूप होते हैं। एक होता है बाह्य रूप, एक होता है आंतरिक, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। एक छात्र को जब हम भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं तो वह अपना बाह्य व्यवहार जैसे बोलने, पढ़ने तथा लिखने के माध्यम से व्यक्त करता है। किसके माध्यम से, लिखने, बोलने और पढ़ने के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है। परंतु आंतरिक व्यवहार उनके सोचने, समझने तथा भाव आदि में निहित होते हैं। आंतरिक व्यवहार में क्या क्या होते हैं, सोचना, समझना और उनके भाव को आदि में क्या करना, निहित होता है। व्यक्तित्व को कई इकाइयों में बांटना संभव नहीं है। पर्सनालिटी को अनेक प्रकार की इकाइयों में बांटना जो है संभव या नहीं है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से इन्हें 3 पक्षों में समझा जा सकता है। फिर भी इनको सुविधा की दृष्टि से कितने पक्षों में, 3 पक्षों में, मूल्यांकन के पक्ष को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। पहला क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा क्या है, भावात्मक और संवेगात्मक पक्ष। तीसरा क्या है, क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। इसके 3 भाग हैं या 3 पक्ष हैं। पक्ष के बारे में बताया, मूल्यांकन के 3 पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। उसमें से पहला पक्ष है मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष। पहला पक्ष क्या है, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत
उन शैक्षिक उद्देश्यों को रखा गया है जो मुख्यतः मानसिक विकास प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। मानसिक विकास एवं जटिल एवं संश्लिष्ट प्रक्रिया है। मानसिक विकास जटिल एवं संश्लिष्ट प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल और क्या है? संश्लिष्ट प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? इस पक्ष का संबंध जानकारी, समझ और बौद्धिक योग्यताओं से है। इस पक्ष के 6 स्तर हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। पहला क्या है? ज्ञान। ज्ञान को नॉलेज, बोध को अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो संज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 6 स्तर हैं। यह 6 स्तर, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर इम्पॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, तो मल्टीपल चॉइस में किसी 3 को दे करके चौथा ऑप्शन बना देगा इनमें से सभी, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ऐसे टाइप का बनाएगा। अब इसमें आता है पहला ज्ञान। ज्ञान के बारे में आप जानिए। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में वस्तुओं, शब्दों, प्रसंगों, प्रक्रियाओं, स्थिति की परिचयात्मक सूचना को ज्ञान कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु के बारे में, शब्द के बारे में, प्रसंग के बारे में, प्रक्रियाओं की स्थिति जो परिचयात्मक, किसी के प्रेजेंटेशन जो सूचना दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? ज्ञान। इसमें कोई विशेष जटिल मानसिक प्रक्रिया सन्निहित नहीं है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमने उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे हम ही अभी हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो इसके पढ़ाने से पहले मुझे इसके बारे में, इसके पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। या आप लोग बीटीसी या डीएलएड करने से पहले उसके बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं। हाँ, इसका कोर्स 2 साल का है और 2 साल करने के बाद में फिर टेट सीटी की परीक्षा देते हैं। उसके बाद में सुपर टेट की परीक्षा दे करके एक अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही उसका ज्ञान पूर्व होना चाहिए। ज्ञान अनुभव व स्मरण का संयुक्त रूप है। ज्ञान किसका है? अनुभव और स्मरण का। एक्सपीरियंस और आपके मेमोराइज, जो आपकी याद है, उस पर, उन दोनों में संयुक्त रूप है। इसमें मुख्यतः पुनः स्मरण करने की क्या है? स्मरण करने की मानसिक प्रक्रिया आती है। जब स्मृति को व्यवहार में लाने की स्थिति आकर अनुभव में परिवर्तित हो जाए तो उस अवस्था को ज्ञानात्मक अवस्था कहा जाता है या ज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। मूल्यांकन में ज्ञान का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में ज्ञान का पक्ष क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। बोध, इसे समझने की दक्षता का सबसे प्रारंभिक स्तर कहा जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष में बोध महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य घटक है। बोध में ज्ञान भी सम्मिलित रहता है। सीखे हुए ज्ञान को सैद्धांतिक रूप से समझकर व्यवहार के रूप में करना तथा उनके गुण दोष की विवेचना करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? बोधात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला पॉइंट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या है? ज्ञान और बोध स्तर पर सीखी गई बातों का प्राकृतिक या कृत्रिम, नेचुरल या आर्टिफिशियल स्थितियों में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। अतः स्मृति या सूचना ज्ञान को जीवन में उतारने की क्षमता का आकलन पूर्ण अनुप्रयोग क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। विश्लेषण, बताई गई बातों को मुख्य तत्वों, घटकों में क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषित करना ज्ञात अज्ञात तत्वों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों
एवं विधियों को अलग करना, संबंधों का विश्लेषण करना, संगठन या योजना का विश्लेषण करना, बताई गई बातों को स्पष्ट करना विश्लेषण का उद्देश्य है। संश्लेषण में क्या है? संश्लेषण में विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना की जाती है। संश्लेषण में विभिन्न तत्वों को एक साथ क्या किया जाता है? व्यवस्थित करके उसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है। इसमें सृजनात्मकता की प्रधानता होती है। संश्लेषण में किसकी प्रधानता होती है? तो संश्लेषण में सृजनात्मकता की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि उपलब्ध साधनों के आधार पर किसी नवीन वस्तु या विचार का निर्णय किया जाएगा। इसमें बच्चे का विभिन्न प्रकार की ज्ञान इकाई को एकत्रित करके तथा उसका एक सार्थक स्वरूप तैयार करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए, इवैल्यूएशन में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के आवश्यक सामग्री, अगर कोई उद्देश्य पूरा करना है तो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए। जैसे पढ़ने के लिए पूरी TLM जो होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यह जो है आवश्यक सामग्री कही जाती है। निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मतलब TLM की पूरी व्यवस्था करना, ये सब क्या है? मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। संबंधित निर्णय से अगर मूल्यांकन की सामग्री रहेगी, TLM रहेगा, तभी तो आप बेहतर से बेहतर मूल्यांकन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं क्लास को डेली कुछ न कुछ लेकर आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। और अभी तो यह सब स्टार्टिंग में चल रहा है साथियों, धीरे धीरे सब कुछ समय पे आपको हर चीज़ें, हर सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।